अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही। अच्छा। तो असाइनमेंट मैंने आप सब ने इंटरेस्ट लिया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और जिसने अभी नहीं भी की या जिसकी कंप्लीट नहीं हुई तो मैं उसको कल तक कर देता हूँ, तो आप लोग कल तक कर ले। लेकिन उसके साथ मैं ये उसमें ऐड कर दूंगा कि आज भी कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा ना जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें, तो वो बस मैं आपको कह दूंगा असाइनमेंट में, प्लस वो भी ऐड कर लें। यानी थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको कल तक का, ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें ऐड करवा दूंगा, वो उसमें ऐड कर दीजिएगा फिर, ताकि टाइम देने का कुछ ये जो आज आपने किया था कि ये भी आप उसमें इम्प्लीमेंट कर दें, तो उस तरह सही हो जाएगा। जिन्होंने कर लिए वो। ऐसे है ना कि जो चीज़ जिन्होंने कर ली है तो ठीक है ना, लेकिन आपने जो आज हम जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो ये आपने कहीं ना कहीं लगानी तो है ना, इसकी प्रैक्टिस तो करनी है ना। बजाय इसी तरह करें आपने जस्ट बस उसी असाइनमेंट के ऊपर ही इसको प्रैक्टिस करके, तो उस पे अगर जिन्होंने सबमिट करा दी है ना, जिसने, तो वो बेशक उधर दोबारा सबमिट ना कराएं, मुझे बेशक इसी तरह बता दें कि मैंने ये चीज़ कर ली है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये चाहिए कि आपको एक चीज़ समझ आ रही है, मुझे ये मेक श्योर करना है। असाइनमेंट का यही पर्पज़ होता है, और कोई भी जो मैं टास्क देता हूँ उसका यही पर्पज़ होता है कि ठीक आपको है सर। चीज़ समझ आ रही है बस। वरना वो चीज़ तो नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती आपसे कहूँ आपने उसी जगह पे अपलोड करना है या ये वो। लेकिन जिन्होंने अभी तक अपलोड नहीं की है तो उनके लिए ये मस्ट है कि वो उसके ऊपर ना कुछ चीज़ें जो आज मैं बताऊंगा वो भी उसमें इम्प्लीमेंट कर लें। वो भी खैर आज क्लास पे डिपेंड करता है, मैं देखता हूँ आज हम क्या क्या कवर करते हैं, उस हिसाब से फिर मैं आपको एंड में दोबारा इस हवाले से बताऊंगा। अच्छा, अभी 6 स्टूडेंट हैं, वैसे ही 10 तक हमारे हो जाते हैं ना, तो अभी चले मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप में से किस किस को प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज भी जिसे मैं कहूँ कि नहीं है, अगर क्योंकि आज जो हमने लैंग्वेज करनी है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मैं उस हिसाब से आपको थोड़ा, यानी किस हद तक आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज है। सब अहमद अहमद सलीम, जी सर। जी सर। आपको मतलब प्रोग्रामिंग का बेसिक बेसिक नॉलेज है या फिर अभी हाउ नहीं, हाउ नाउ जी नहीं सर। है? जी जी है सर। है बेसिक नॉलेज। इसी जी तरह सर। ये, हाँ, तलहा तलहा को है, जी सर। ठीक हो गया। और ये, और ये असद इजाज, आपको है तो? जी सर। आवाज, जी अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम सलाम। काइंडली आ रही माइक आवाज? बंद कर लें, अगर शोर बोलो तो। हाँ, एक असद का माइक खुला हुआ है। अच्छा, बस मुझे वही बताते जाओ। और ये इकरा वगैरह आपको है, मतलब प्रोग्रामिंग का बेसिक मैं तब कहना चाह रहा हूँ कि मैं उस हिसाब से कराऊँ, यानी कि क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें अगर बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है प्रोग्रामिंग का तो फिर मैं उसी हिसाब से करवाऊंगा। अगर है तो फिर हमारा टाइम कम इधर लगेगा। बेसिक सर मुझे C++ का है थोड़ा सा। बस वही प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग होती है, याद रखो, लैंग्वेज के फ़र्क होने से आगे फ़र्क होता है, बेसिक चीज़ें वही रहती हैं तमाम लैंग्वेजेस में, ठीक है सर। चाहे C++ का हो, चाहे जावा का हो, चाहे जिस मर्जी लैंग्वेज का है, C# का हो, बस प्रोग्रामिंग का नॉलेज है। जी ठीक है। चलो यार, मैं ऐसे करता हूँ कि हल्का फुल्का ना चीज़ें यूँ बता दूंगा आपको, कवर भी हो जाएंगी हल्की फुल्की। अच्छा, अभी तक अच्छा ऐसी क्या चीज़ थी मैं प्रोग्रामिंग से हट, अच्छा आप सब लोग ऐसा करें, अपने अपने ना म्यूट कर दें, ऑडियो अपनी बंद कर दें, सब लोग ऐसा करें अब। बस जिसने क्वेश्चन करना हो इसके बाद उसको ऑडियो खोलने की परमिशन है, बाकी सब लोग अपनी ऑडियो म्यूट कर दें। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इससे हट के प्रोग्रामिंग वगैरह से, कि अभी तक जो हमने साइट बनाई है उसमें ऐसी क्या चीज़ की कमी है कि जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी है जावास्क्रिप्ट की, या इस तरह की जावास्क्रिप्ट की हमें ज़रूरत पड़ गई, किस चीज़ की उसके अंदर अब तक कमी रही है। और जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी ज़्यादातर ये होती भी फ्रंट एंड के लिए यूज़ हैं, तो फ्रंट एंड तो हमारा कंप्लीट हो गया, HTML CSS बूटस्ट्रैप, अभी आपने एक असाइनमेंट भी की है तो कंप्लीट बन जाता है। तो अभी किस चीज़ की कमी रह जाती है जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है जावास्क्रिप्ट की? तो याद रखें, मैंने आपको बहुत शुरू में हमने वो पहली दूसरी स्लाइड की थी, गालिबन पहली स्लाइड थी जिसमें मैंने आपको एक पिक्चर्स दिखाई थी, कि एक सेकंड में आपको दोबारा निकाल के दिखाता हूँ।
ओहो, अच्छा इसमें वैसे चलो 3 की इमेजेस बनी हुई है, HTML CSS और ये जावास्क्रिप्ट की भी बनी हुई है। अच्छा अब ये देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा जो ये स्क्रीन शेयर नजर, करते हैं सर। ये शेयर नहीं हुई स्लाइड जो खोली हुई है मैंने। नो नो ओके, सर, शेयर नहीं। ठीक है मैं करता हूँ। ये अब नजर आ रही होंगी। जी सर। तो ये आपको नजर आ रहा होगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का वो बना हुआ है। ये सबसे जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था ना, पहली स्लाइड सबसे पहला वो वाला ये है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो HTML होता है ना, ये किसी भी वेबसाइट का एक ढांचा, स्ट्रक्चर, स्केलेटन खड़ा कर देता है। और अभी जब आप लोगों ने किया होगा, आपने अब ये देखा भी होगा, ये चीज प्रूफ हुई कि HTML से किसी भी साइट की एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बस खड़ा हो जाता है। और जब उसके ऊपर आप CSS लगाते हो तो वही साइट प्यारी हो जाती है। ये आपने देखा अभी जो इससे पहले आपने किया है। और जो बूटस्ट्रैप में भी जो आप क्लासेस वगैरह देते हो ना, वो भी CSS ही होती है, उसके पीछे CSS लिखी हुई होती है। और बूटस्ट्रैप में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, वो जावास्क्रिप्ट jQuery होती है। तो बहरहाल ये समझ आ गया कि HTML और CSS क्या करती है कि CSS उसको खूबसूरत कर देती है, प्यारा कर देती है। जैसे इधर ये है कि HTML से ढांचा बना, CSS से ये हो गया उसमें रंग शंग भर गए, उसके कपड़े आ गए, उसका प्रॉपर तरीके से ना वो तैयार हो गया। अब जावास्क्रिप्ट से ना उसमें फंक्शनैलिटी आ जाती है। अभी तक जो आपने साइट बनाई है ना, उसमें फंक्शनैलिटी नहीं थी। लेकिन जो आपने अभी देखा होगा, आपने कैरोसेल बनाया, कैरोसेल में फंक्शनैलिटी आपको नजर आ रही है कि वो स्लाइडर मूव कर रहा है। ये जो कैरोसेल के अंदर भी फंक्शनैलिटी आई है ना, ये CSS की वजह से नहीं, ये जावास्क्रिप्ट की वजह से आई है। ठीक है। तो किसी भी साइट में फंक्शनैलिटी लाने के लिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा उसने CSS में कपड़े पहन लिए और जावास्क्रिप्ट में अब उसने उछल कूद शुरू कर दी है। यानी उसमें मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस वगैरह वो परफॉर्म कर सकता है। आप उस पर एक्शन रिएक्शन हो सकता है, कोई एक्शन करें वो बदले में कोई रिएक्शन परफॉर्म करेगा। अभी मिसाल के तौर पे आपने जब CSS के अंदर कोई बटन बनाया, HTML में कोई बटन बनाया, CSS उसको स्टाइल किया है, जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता, नथिंग हैपन। तो इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी तो नहीं है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है। तो ये जो आपकी मुकम्मल जो अभी आप लोगों ने साइट बनाई है, ये अभी किसी काम की नहीं है। देखो ना, इसको तस्वर करो, आप इसे अपलोड कर देते हो सर्वर पे और आम यूजर्स को इस पे अलाउ कर देते हो एक्सेस। यूजर आते हैं, वो क्या कहेंगे, क्या है यार, हम आपके फॉर्म बने हुए हैं, वो बेचारे फॉर्म पे अपना डाटा डालते हैं और जब क्लिक करते हैं कुछ होता ही नहीं है। तो इस साइट को क्या करना है, तो जब तक किसी भी साइट पे फंक्शनैलिटी ना हो तो उस साइट का कोई फायदा नहीं होता है। फंक्शनैलिटी दो तरह की होती है। एक होती है बैक एंड फंक्शनैलिटी। बैक एंड फंक्शनैलिटी ये होती है बैक एंड से मुराद सर्वर से। सर्वर में आप बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, आपको अब तक यही समझ आ गया होगा। सर्वर होता है कि इंटरनेट पे कोई एक जगह होती है जहाँ पे हमारी साइट होस्ट हुई हुई होती है। वेबसाइट जिस जगह पे आपकी पड़ी हुई है, इस वक्त जो आपकी वेबसाइट है ना, जो आपने बनाई है, वो जैम्प में आपकी लोकल होस्ट में होस्ट हुई हुई है, जैम्प में, क्योंकि मैंने जैम्प आपको इंस्टॉल करवाया, तो वो जैम्प में पड़ी हुई है। तो सर्वर से मुराद आपका फिल वक्त आपका लोकल होस्ट है। ठीक है। तो जो बैक एंड प्रोग्रामिंग होती है ना, उससे मुराद ये होती है उस लोकल होस्ट से डाटा लेके आना। और जो जावास्क्रिप्ट या जो फ्रंट एंड जो मैं कहूँ प्रोग्रामिंग, वो ये होती है कि जो यानी फ्रंट एंड पे आप फंक्शनैलिटी कुछ लगा दो, आप सर्वर के पास ना जाओ, बल्कि इसी तरह फ्रंट एंड पे ही कोई फंक्शनैलिटी लगा लो। ठीक है। अभी जो लोग कह रहे थे उन्होंने CSS वगैरह C++ वगैरह में की हुई है बेसिक प्रोग्रामिंग, तो आपने C++ में देखो कैलकुलेटर बनाते हो सबसे पहले, बस जो 2 नंबर्स को ऐड करता है। तो यही वाला काम फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट पे बनाना है कैलकुलेटर, तो वो आप जावास्क्रिप्ट के जरिए बना सकते हो कि अब वो जो कैलकुलेटर के नंबर वगैरह होते हैं, जो बटन होते हैं, वो आप HTML CSS के जरिए बनाओगे, यानी HTML CSS के जरिए वो बटन बन जाएंगे। ठीक है। और जो उस पे फंक्शनैलिटी है कि मैं जब ये ऐड करूं, ये दबाऊं तो क्या हो जाए, वो ऐड हो जाए, माइनस हो जाए, प्लस हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ये जो सारा का सारा काम है, ये किसके जरिए होगा, जावास्क्रिप्ट के जरिए होगा। तो ये फर्क होता है, जावास्क्रिप्ट इसलिए यूज होती है। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सा, मैं आपको बिल्कुल शुरू में आपको जावास्क्रिप्ट का बताता हूँ कि ये स्लाइड शेयर हुई है आपके सारी, मैंने दूसरी स्लाइड करी, जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ होगा आपके सामने। यस सर। हो रही। ठीक है बस। जी सर, होगी। हाँ, तो ये जावास्क्रिप्ट क्या है, वो कहता है एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट अभी तक जितनी आपने लैंग्वेजेस पढ़ी है ना, उनमें जावास्क्रिप्ट फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले जो हमने पढ़ी है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थी। ठीक है। तो अच्छा, एक और बहुत बड़ी एक कन्फ्यूजन है, वो भी दूर कर लीजिए। अब आप लोग पढ़ चुके होंगे या अभी पढ़ेंगे आगे चल के, एक लैंग्वेज पढ़ेंगे जिसका नाम है जावा। जावा नाम है उस लैंग्वेज का।
एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जो है जावा का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जावा या कॉटलिन का, लेकिन जावा ज़्यादातर आजकल यूज़ होती है। तो वो जावा और ये जावा स्क्रिप्ट, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों को मिक्स नहीं करना। लोग समझते हैं ये एक ही चीज़ है, या फिर जावा की एडवांस फॉर्म या जावा की थोड़ी सी यानी वेब वाली फॉर्म जावा स्क्रिप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इत्तेफाक से नाम एक जैसे हो गए हैं। जैसे दो इंसानों के नाम एक जैसे हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोनों भाई होंगे या रिश्तेदार होंगे। सिमिलरली जावा और जावा स्क्रिप्ट में कोई आपस में आप कह लें मुमासलत या उस तरह की नहीं है, सिवाय इस चीज़ के कि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के असूल होते हैं दोनों में कॉमन है, जाहिर है दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इस हिसाब से, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है। और जो आपने अब तक जितनी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उनमें ये पहली लैंग्वेज आप पढ़ने जा रहे हो जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ये इसका बेसिक सिंटेक्स है। आप अपने पेज पे HTML के ऊपर जावास्क्रिप्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हो, ये नजर आ रहा है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है आगे, लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, टाइप इक्वल टू जी टेक्स्ट सर। जावास्क्रिप्ट। जी सर, आ रहा है। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना स्क्रिप्ट और जो स्क्रिप्ट क्लोज हो रहा है, ये HTML के दो टैग्स हैं, एक स्क्रिप्ट और जो स्क्रिप्ट क्लोज हो रहा है, और दरमियान में आपने पूरा जो प्रोग्रामिंग का आपका कोड होगा जावास्क्रिप्ट का आपने वो लिखना है। क्लियर? यानी कैसे, मैं साथ साथ आपको ना ये करके दिखाता जाता हूँ ताकि आप हल्का सा भी हवा में ना जाएं, थ्योरी ना बन जाए। ये पहले की खुली हुई है, मैं इन सबको काटता हूँ ताकि वो नए सिरे से सही करके खुलें। उधर गेट खोल के होगा। अच्छा, हम बल्कि बेहतर यह है कि हमने जैम्प में किया था ना, तो अब हम सारा काम आज के बाद जैम्प में ही करेंगे जब भी करेंगे। ये HT डॉक्स खोला और इसके अंदर हम आगे, ये आपसे शेयर कर देता हूँ साथ साथ। ये HT डॉक्स मैंने खोला हुआ है। इधर हमने ये एक फोल्डर बनाया था ये स्टूडेंट्स का, इसके अंदर आगे यहाँ पे हमारा ना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके अंदर अब मैं इसे ओपन करता हूँ, practice.php एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अच्छा, ये आपके सामने है पेज, हमने इधर लगाया था, ये हमारा पेज था practice.php। इसके अंदर ना हम लोगों ने इस पेज को किया था लास्ट टाइम। स्क्रीन शेयर कर दें। अब मैं इसी पेज के ऊपर ना आपकी लगाऊंगा जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लगाऊंगा। नजर आ रहा है, शेयर हुआ है ना? जी सर। तो ये ऐसे स्टार्ट होती है, ये देखो आपने इधर टैग दिया स्क्रिप्ट का और ये इधर टैग खत्म कर दिया स्क्रिप्ट का। क्योंकि देखो हमने PHP करनी हो, जावास्क्रिप्ट करनी हो, जो भी करनी HTML के पेज के अंदर ही है, या ये जो आपका पेज है हमने एक्सटेंशन इसकी चेंज कर दी है .php, लेकिन अंदर कोडिंग याद रखना HTML की होगी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो HTML का कोड है ना वो .php की एक्सटेंशन में चल जाता है। तो वो हम बल्कि अब हमने आज के बाद जब भी चलाना है इसी में चलाना है। तो अब HTML के अंदर चलाने की, क्योंकि HTML जो है वो टैग्स को एक्सेप्ट करती है, तो सबसे पहले हमने ये टैग लगाए, जिन टैग्स की मदद से हमने उसको बताया कि अब हम तुम इधर ना जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अच्छा, ये मैंने इतना सा बस टैग लिखा है, स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट क्लोज कर दिया, इतना से भी काम चल जाता है। लेकिन आपके लिए जो बेहतर होता है वो ये होता है पूरा टैग लिखो। स्क्रिप्ट के आगे एक लैंग्वेज होती है कि कौन, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अगर आप स्क्रिप्ट लिखोगे वो खुद ब खुद जावास्क्रिप्ट कर लेगा, लेकिन अगर बहुत सारी और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन वेब में यही एक ही यूज होती है, तो इस वजह से आगे लिखा जाता है लैंग्वेज कौन सी है और टाइप कौन सी है। लेकिन अगर आप इतना भी रहने दोगे ना तो अभी आपका काम चल जाएगा। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, आपका सबसे पहला आपको लगा के दिखाता हूँ। ये ऐसे हो गया। सबसे पहले मैं एक काम जावास्क्रिप्ट में, बहुत इजी सा काम, उसमें कोई प्रोग्रामिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगी, मैं बस वो आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। मैं इधर एक चीज लिख रहा हूँ, अलर्ट। हेलो वर्ल्ड, ये मैंने एक अलर्ट लिखा है, ये नजर आ रहा है सबको? बस ये एक अलर्ट का कोड लिखा है मैंने। अब ये क्या करेगा अलर्ट, ये जावास्क्रिप्ट का एक आप कह लो कोड है।
ये एक फंक्शन है अलर्ट फंक्शन, इसके अंदर मैंने ये पैरामीटर पास किया, एक स्ट्रिंग पास कर दी हेलो वर्ल्ड उसमें लिख के। ये फंक्शन क्या करता है, यानी एक अलर्ट ना फंक्शन है, बस इसको तो कैसे लिखने का तरीका है, अलर्ट लिखा, आगे ब्रैकेट डाली, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर लिखते हैं, जिन्होंने लैंग्वेज पढ़ी हुई है सी प्लस प्लस समझते होंगे। तो ये पैरामीटर में मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया बस। अब ये हेलो वर्ल्ड जो है ना ये रन हो जाएगा। अब ये कैसे रन होगा हेलो वर्ल्ड, ये इसको एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ जाके उधर अपने ब्राउजर पे। अभी आपको नजर आ रहा है ये जो मैंने पेज खोला है अभी जो ये ब्राउजर पे। जी सर हाँ सर। अभी सर आ रहा अभी देखो मैंने पेज जैसे ही खोला है, क्या आगे आगे नजर आ रहा है ये जो क्या कहते हैं इसको, एक अलर्ट बॉक्स बना हुआ आ गया, ऊपर यस लिखा सर। हुआ है लोकल होस्ट सेज हेलो वर्ल्ड। यस सर। ये उस जावास्क्रिप्ट के कोड की वजह से हुआ। मैं इसको दोबारा जब रिफ्रेश करूंगा ना उसे ओके करके, फिर दोबारा देखना ये दोबारा से वही चीज आ गई। ये क्यों हुआ, मैं जब बार बार जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ ना तो वो रिक्वेस्ट दोबारा जाती है सर्वर के पास, वो दोबारा पेज लेके आता है नए सिरे से। जैसे ही अब वो पेज लेके आएगा तो अब होगा क्या, मतलब जैसे ही वो पेज लाया इधर उसने ये ले आया लोग हेलो वर्ल्ड। अब ये क्यों आया और कैसे आया, ये इसलिए आया कि जैसे ही ना वो इसने पेज खोला, यहाँ पे स्क्रिप्ट एक लगा हुआ है अलर्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है अलर्ट का मतलब ये है कि उस पूरे पेज के ना सारे काम तुम रोक दो। ये फंक्शन ये करता है, सारे काम रोक देता है। सबसे पहले एक अलर्ट जारी कर देता है, अलर्ट यानी अलर्ट हो जाओ। एक उसके अंदर मैसेज होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज, ये अलर्ट इसलिए काम आती है। ये आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पे, आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो कि जो आपको कोई वायरस वगैरह इस तरह की अलर्ट बॉक्स बना हुआ आ जाता है साइट वगैरह पे कई दफा। तो ये वो है, ये वैसे मैंने आपको बेसिक टेस्ट कराने के लिए कहा था कि जावास्क्रिप्ट हमारी इसका मतलब चल गई है। क्लियर होगी बात। तो ये एक बेसिक सी चीज थी जिसका आपका हो। और इसको अगर मजीद कंप्लीट करना है इसका, तो वो ऐसे होता है, अगर स्क्रिप्ट अगर कंप्लीट लगाओ, ये नजर आ रहा है स्क्रिप्ट लिखा। अब हमने इतना सा देखो लिखा था, चल गया है, और ये चल जाता है इतना सा भी लिखोगे। लेकिन बेहतर ये होता है आगे आप ये चीज भी लिखो, लैंग्वेज दो कौन सी है, जावास्क्रिप्ट, और टाइप दे दो टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। आपको याद होगी जब आप CSS को लिंक करते हो तो वहां भी इसी तरह की चीज होती है, टाइप आप देते हो उसमें टेक्स्ट स्लैश CSS देते हो, यहाँ पे आपने दिया टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। तो ये अगर निकाल भी दो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी आदत बनाओ, कंप्लीट चीज किया करो जो उन्होंने दी हुई होती है। अच्छा, और इसके अंदर क्या है, मैं थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, आगे जो जावास्क्रिप्ट है ना, इसके भी वही तरीके होते हैं जो हमने CSS के दौरान नहीं कहा था कि CSS 3 तरह की होती है। एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। जावास्क्रिप्ट याद रखो 2 तरह की होती है, बल्कि जावास्क्रिप्ट भी 3 तरह की होती है, इनलाइन भी लग जाती है। ठीक है, वो मैं आपको आगे चल के बताता जाऊंगा। एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फाइल में आप जावास्क्रिप्ट अलग लिखो, वो उस पेज के ऊपर लगा दो, तो ये भी होती है। तो फिर उस फाइल को लिंक करना पड़ता है, और फाइल लिंक करने का क्या तरीका है, वो ये तरीका है कि जस्ट जैसे अभी आपने स्क्रिप्ट का टैग दिया था ना, उसके अंदर एक और चीज का इजाफा कर देना है, SRC का सोर्स। वहां पे आपने ना लगा देना है जो भी आपकी, जिस जगह पे आपकी वो जावास्क्रिप्ट फाइल पड़ी हुई है, इस तरह से आपने करना है, तो वो आपका लिंक हो जाएगा उसके साथ। बाकी उसी तरह। क्लियर हो गया या नहीं हुआ क्लियर कि कैसे एक्सटर्नल फाइल अगर हो, ये हेड के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, हेड और हेड क्लोज। ये दोबारा हटा देना जरा। ओके, मैं बताता हूँ दोबारा। मैं आपको कोड पे चल के बता देता हूँ, मैं अभी लिंक नहीं करूंगा एक्सटर्नल फाइल से, बस इसी तरह आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये नजर आ रहा है कोड। मुझे जी जस्ट सर। एक सेकंड यार आप लोग देंगे, मुझे काफी देर से कॉल आ रही है यार, मैं देख लूँ कोई अर्जेंट ना हो। हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ यार, मैं क्लास ले रहा था यार।
बोल। बोल देना जल्दी। हाँ तो मुझे बाद में बता दी, पति से शेयर कर ले, कल पति की जुबान मेरी जुबान। ठीक है, मैं बाद में बात करूँगा। इख्तिलाफ अपनी जगह में मेरा भाई है। हाँ, ठीक है। हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, नजर आ रही है स्क्रीन आपके सामने? ये आ रही है, क्या कहते जी हैं, सर, आ रही है। नोट पैड? अच्छा, नोट पैड। मैं आपको ये बता रहा था कि एक होती है इंटरनल, ये जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग डाला था और इसके अंदर मैंने ये अलर्ट एक लगा दिया, ठीक है। अब एक होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को लिंक कैसे करना है, बस मैं ये आपको अभी बता रहा हूँ। वो ये तरीका होता है, बस ये दरमियान से ये निकाल दिए, क्योंकि हम एक्सटर्नल में लिख रहे हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी जो है ना, ये इसी तरह टैग डलेगा भी और एक क्लोज भी होगा स्क्रिप्ट का, ठीक है, अगर एक्सटर्नल है। यहाँ पे चल के ना बस एक चीज ऐड कर देनी है, SRC सोर्स, और फिर उसका आपने इधर दे देना है एड्रेस। यहाँ अंदर आप लिखोगे किस जगह पे है। फॉर एग्जांपल हमारा एक फोल्डर है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी के अंदर हमारा एक फोल्डर है जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर हमारा ये फाइल का नाम है फॉर एग्जांपल file.js, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ना कोई भी एक्सटर्नल फाइल होगी उसको ऐसे आपने एक्सेस करना है। क्लियर होगी बात कि एक्सटर्नल को कैसे एक्सेस करना है? मैंने अभी टोटल ये बताया एक्सटर्नल को एक्सेस कैसे करना है, बाकी एक्सटर्नल में काम कैसे करना है वो करते हैं बाद में। ठीक हो गया ठीक है सर। ये चीज? अच्छा, अभी हम ये करते हैं कि इसी के ऊपर काम करेंगे, बस इधर ही इंटरनल अभी काम करेंगे हम। अच्छा, चंद चीजें मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जिन लोगों ने C++ पढ़ी हुई उन्हें बड़ी अच्छी ये चीज समझ आ जाएगी। किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का एक कॉन्सेप्ट होता है। वेरिएबल क्या होता है, आप यूं कंसीडर कर लें कि यानी कि कोई चीज रखने की जगह होती है। मतलब आपने ना कुछ नंबर्स, कोई डिजिट्स, कोई वेरिएबल, कोई ऐसी चीज रखनी है, उसको रखने की जगह। कंप्यूटर में ना आपकी जो मेमोरी होती है, जो मेन मेमोरी होती है, उसमें लोकेशन फिक्स कर देना, उसको वेरिएबल कहते होते हैं। एक लोकेशन फिक्स कर देना कि इसके अंदर ये चीज आएगी, इसको वेरिएबल कह देते हैं, ठीक है। तो वो मैं अब एक वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करूंगा। तो जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है, बस आप VAR पीछे लगाते हो, वार। इसमें C++ की जगह आपको वो लगाने की जरूरत नहीं होती, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, चार, वो लगाने की जरूरत नहीं होती। ये खुद ब खुद जज कर लेगी, बस आपने VAR वार लगाना है, ये आगे खुद जज कर लेगी कि इसके अंदर यानी ये इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, फ्लोट है, या क्या है। क्लियर होगी बात? फॉर एग्जाम्पल मैं वार लिखता हूँ और ये लिख देता हूँ कि नम, ठीक है। और ये आगे इसके अंदर वही रूल हैं जो उसके रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, हर लाइन के बाद ये लगाना है टर्मिनेटर, ये वाला। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब इसके बाद मैं ये कर देता हूँ कि नम के अंदर खुद ही अभी थोड़ी देर के लिए खुद ही 1 इसके अंदर लिख देता हूँ। क्लियर होगी बात? अब आप इसी वही वाला अलर्ट लगाएं, ALERT अलर्ट, और यहाँ पे लिख दें अपना वही NUM नम, वो वेरिएबल। अब जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत ही पढ़ी हुई उन्हें चीज समझ आ जाएगी। अब इस नम की जगह क्या शो होगा? 1 शो होगा। क्यों? क्योंकि मैंने नम के 1 जो है वो नम के अंदर डाल दिया है। इस लाइन में मैंने नम डिक्लेयर किया है, उसको बताया कि मैन मेमोरी में एक खाना फिक्स कर दो नम के लिए। फिर मैंने इस लाइन में बताया उस नम के अंदर तुम 1 डाल दो। और फिर इस लाइन में बताया कि वही वाला एक अलर्ट बॉक्स शो करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के दिखाया था, अलर्ट बॉक्स। उस अलर्ट बॉक्स में क्या नजर आना चाहिए? एक नम नजर आना चाहिए। अब ये भी अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो आपको पता होगा इन चीजों में। अगर मैं यूं लिखूं NUM नम, तो ये मेरी जो स्क्रीन होगी या जो मेरा अलर्ट बॉक्स होगा उस पर सिंपल NUM लिखा आ जाएगा, नम। लेकिन क्योंकि ये जो यस सर।
ये जो डबल कोट्स होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि मैं कोई स्ट्रिंग लिखने लगा हूँ सामने, जो डबल कोट्स में लिखता हूँ। लेकिन अगर मैं डबल कोट्स नहीं लिखता हूँ, सिर्फ NUM नम लिखता हूँ, अब इसका मतलब ये है कि मैं जो स्क्रीन पे ना NUM नहीं लाना चाह रहा, बल्कि NUM के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है, यानी कि वन, वो वन मैं स्क्रीन पे सामने लाना चाहता हूँ। ये फर्क लाजमी ध्यान में रखिएगा। मुझे नहीं पता आप सबका लेवल ज़ाहिर है क्या क्या होगा, तो मैंने कहा इस तरह बेसिक बता दूं, शायद किसी को आइडिया ना हो। अब मैं इसको अगर करता हूँ रिफ्रेश, तो वो देखो क्या आ रहा है, लोकल सेज 1। ये मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये बाकी बिल्कुल वैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे आपकी C++ या कोई और लैंग्वेज होती है। देखो इसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो, बस तरीका थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है हर चीज का। वेरिएबल का उधर भी कॉन्सेप्ट है, इधर भी है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ var num2, और यहाँ पे num के अंदर 1 लिखा, तो num2 के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 10, और इधर एक और var डिक्लेयर कर देता हूँ num3, उसमें लिख देता हूँ num प्लस num2। तो num2 के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, अब ये आपको मैं जस्ट एक देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ना एक फेमिलियर करना चाह रहा हूँ लैंग्वेज है उसके लिए। अब ये देखो मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर नम में एक पहले वाले में 1 डाल दिया, num2 में 10 डाल दिया, तीसरा एक और वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने क्या डाला, जो इन दोनों का रिजल्ट आए ऐड कर दो इन दोनों को, 10 और 1 को ऐड किया 11, यानी 11 num3 में चला जाएगा। अब मैंने कहा num3 जो में के अंदर जो कुछ भी है वो शो कर दो अलर्ट में, अब वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। आप कहेंगे कि हम वेबसाइट में बना के अब ये काम करेंगे, बिल्कुल आपने ये काम नहीं करने, ये तो जस्ट अभी उसके लिए है कि हमें अलर्ट में नम लिखा है, num3 नहीं लिखा। तभी मैं भी परेशान हो गया हूँ, आ रहा क्यों नहीं है। तो ये जस्ट मैं आपको फेमिलियर करने के लिए ऐसे अभी करा रहा हूँ, थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो आपको इससे समझ लग जाएगी इसका असल काम क्या है। ये देखो अब 11 आ रहा है, यानी ये सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह कर रही है। ठीक है, अभी मैं आपको अलर्ट जो है जानबूझ के अलर्ट में चीजें करा रहा हूँ, बाद में हम अलर्ट नहीं यूज करेंगे, और चीजें होती हैं वो यूज करेंगे, लेकिन अलर्ट सबसे आसान चीज है जिसके जरिए आप इसका आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हो। एक और होती है डॉक्यूमेंट डॉट लॉग, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी आप इसको कर सकते हैं। बल्कि हम एक और काम करते हैं, इसको ये नजर आ रहा है मेरा ब्राउजर, ब्राउजर ही शेयर है ना आपसे, यस सर। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, यहाँ पर भी हम देते, यहाँ ये कंसोल लिखा हुआ है। ठीक है, इस कंसोल की टर्मिनोलॉजी आपने पहले भी सुनी हुई होगी, C++ अगर किसी ने पढ़ी हुई है, ये कंसोल। ठीक है, यहाँ इस कंसोल में आप लिखें 1 मिनट अलर्ट, ये ठीक है, वो देखो ऊपर अलर्ट आ गया, हेलो, समझ आई ये बात। तो इससे क्या साबित होता है कि यहाँ पे आप पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ना इधर आप कर सकते हो। क्लियर होगी बात या नहीं क्लियर हुई? हेलो, हो गए क्लियर, हो गए क्लियर क्लियर होगी सर। सर। हाँ, यहाँ पे आप, लेकिन अब इसमें यह है कि अगर आपने, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ 1 मिनट दोबारा से, यहाँ ये अगर आपने ना इसको एंटर करोगे तो वहाँ पे वो रन कर देगा इसको। तो उससे बचने के लिए आप मसलन 2 लाइनें लिखना चाहते हो, पहली लाइन है var num इक्वल टू 1, इसके बाद आप शिफ्ट दबा के एंटर दबाओ ताकि वो उसको रन ना करें, सिर्फ नीचे ले जाएंगे। फिर नया वाला var num2 इक्वल टू 10, मतलब फिर शिफ्ट दबा के आप इसको एंटर करोगे। अब आप अलर्ट के अंदर लिख दो फॉर एग्जांपल, इस तरह भी आप इसको कर सकते हो, num प्लस num2। अब भी वो ठीक रिजल्ट है। अब सिर्फ एंटर करूंगा तो स्क्रीन पे आपका 11 आया। 11 क्यों आया? क्योंकि इन दोनों का सम 11 आता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं कि दोबारा खुल जाए। इसके अलावा इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर का लूप लूप पढ़ा होगा, जिसको आइडिया है, मैं चलो उसके लिए सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा बंदा हो बस मुझे बता दो जिसको आइडिया ना हो फॉर लूप क्या होता है। जिसको नहीं आइडिया इजीली बताओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं अलग से भी समझा दूंगा अगर कोई एक आध बंदा हुआ। ये नहीं सबको आइडिया है, चलो अगर फिर भी किसी को हुआ ना तो मुझे बता देना। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, मसलन मैंने इसमें भी फॉर लूप हम लगा सकते हैं।
लेकिन अब इसके अंदर C++ की तरह नहीं, बल्कि ऐसे होगा जैसे वहाँ पे होता है ना कि अब मैं इसमें यूँ लिखूंगा var num equal to 1, num is less than equal to 5, और यहाँ पे लिखता हूँ num प्लस प्लस। ये फॉर लूप मैंने लगाया है, ठीक है। ये एंटर किया और ये शिफ्ट एंटर, ये अब आप ये करें कि अगर इसके अंदर अलर्ट लगाएं तो पता क्या होगा, अंदर लगनी नहीं चाहिए थी लेकिन चलो। अच्छा, ये फॉर लूप का कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले ये 1 से स्टार्ट होगा और फिर उसके अंदर 2 हो जाएगा और ये जी 5 तक सर। जाएगा। अभी लेकिन होगा क्या, जैसे ही इसके अंदर 1 आएगा ना तो वो वाला 1 अलर्ट बॉक्स पे शो हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा, लूप स्टॉप कर जाएगा। मैं जैसे ही इसको भी एंटर करूंगा ना, वो देखो 1 शो हो गया उसके ऊपर। अब दोबारा अगर इसको एंटर ओके कर दिया, अब 2 हो गया, यानी लूप अभी चल रहा है। फिर करूंगा, अब 3 हो गया। ये कहाँ तक जाएगा, नीचे देखो 5 तक जाएगा, फिर ये 4 हो 5 गया, तक। फिर ये 5 हो गया। अब अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो खत्म हो गया। क्लियर हो गया ये बात। यानी ये बिल्कुल जी बाकी सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बाकी सब चीजें भी इसमें वैसी की वैसी लगती हैं, ठीक है। एक और चीज इसके अंदर इस्तेमाल होती है, अब मैं आपको थोड़ा इसके अंदर लेके जाऊंगा। अपने पेज पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट, अब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, कुछ कुछ को ये वैसे पता होगा। जो ओप किस किस ने पढ़ी हुई है आप में से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? किसी ने भी नहीं पढ़ी हुई? अच्छा, नो सर, मैंने चलें, कोई मसला नहीं है। इस तरह है ना कि आप यूँ समझ लो कि अगर ये वो पढ़ी हो ना तो इजीली ये चीज़ आपको समझ आ जाए ना, लेकिन कोई इशू नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको ये चीज़ फिर भी समझ लग जाएगी। इसके अंदर इस्तेमाल होंगी आगे ऐसी चीज़ें ना। उसमें ये होता है ना कि बहुत सारा ना एक कोड होता है। अब मैं आपको बस इस तरह इजी इजी था बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी आप यूँ कह लें कि जैसे एक एरे होती है ना, एरे, अगर आपने एरे कभी पढ़ी हो, एरे भी नहीं पढ़ी तो एरे होती है ग्रुप ऑफ, आप कह लो एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे वेरिएबल्स का, उसे हम एरे कहते हैं। जिस तरह एरे एक ग्रुप होता है ना, इस तरह बहुत सारे फंक्शंस वगैरह मिलके आप यूं कह लो कि एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी एक चीज से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, वो मिलके एक ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें से किसी एक फंक्शन को मैंने कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट में लिख रहा हूँ ना, डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट का नाम है। और इस ऑब्जेक्ट से मुराद ये जो आपका पूरा ऊपर पेज है ना, ये जो आपका एक पेज ऊपर है HTML का, डॉक्यूमेंट से मुराद आपका ये वाला पेज है। अब इस पेज के ऊपर करना क्या है, अब ये बैक एंड पे ना बहुत सारे फंक्शन इस लैंग्वेजेस ने अपने पास बना के ना अपनी लाइब्रेरी में रख दी हैं। मसलन डॉक्यूमेंट डॉट, डॉट का मतलब होता है कि इसका मैंने कौन सा फंक्शन एक्सेस करना है, ठीक है। डॉट आप राइट लिखें, राइट का मतलब है कि लिखने वाला फंक्शन। ये राइट की डेफिनेशन लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, ठीक है, वो हमें उससे गर्ज नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे तो अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हो, हेलो, तो अभी आप देखो क्या होता है। अभी ये भी कंफर्म नहीं कि लोड होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। ये आपको इस पेज के बिल्कुल एंड में लिखा हुआ नजर आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, जी सर। ब्राउजर के एंड में। तो ये वो वाला हेलो वर्ल्ड है। क्लियर होगी बात? मैं आपको दोबारा कोड पे चल के फिर इजी करके इसको समझा देता हूँ। यानी ये मैंने आपको पहला वाला इसकी मेन चीज बताई है, डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और राइट उसका एक मेथड है, मेथड का हो या फंक्शन का हो, ठीक है। फंक्शन के बारे में तो पढ़ चुके हो ना, यानी एक ऑब्जेक्ट और ये उसका आगे फंक्शन है। यानी मैंने ऑब्जेक्ट पहले और फिर ऑब्जेक्ट का कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ये इस डॉट के जरिए कॉल होता है। डॉट राइट लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखा तो वो कॉल हो गया। क्लियर होगी यहाँ तक बात? मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं किस तरह से इसके, अब इधर जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी उसी तरह वेरिएबल डिक्लेयर करो और कुछ भी करो वो इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर है क्लियर है सर। सर।
हाँ, अगर अब इसके अंदर आप फॉर लूप लगाओ तो देखो अब वो और ज़्यादा अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। var num इक्वल टू 1 और num इज लेस देन इक्वल टू 5, जिसको मैं फिर कह रहा हूँ ये फॉर लूप वगैरह क्लियर ना हो, मैं काइंडली कहूँगा वो मेरे से बाद में अलग से बेशक समझ लें, कोई इशू नहीं है। मुझे सैटरडे संडे को ना छुट्टी होती है, आप लोग जितना मर्जी मेरा टाइम लें, कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा अब क्या होगा, अब देखो एक एक लाइन में ये लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड 5 दफ़ा लिखा आएगा, 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, यानी 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा पेज पे। हम चल के देखते हैं। पहले तो ये हो रहा था ना, अलर्ट होता था एक ही दफ़ा आके रुक जाता था, फिर दोबारा होके करना होता। अब ये काम नहीं होगा। अब ये देखो 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखा है, नजर आ रहा है आखिरी लाइन में। क्लियर जी होगी ये सर। बात? तो ये चीज़ है। यस जी सर, सर। हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं थोड़ा स्लाइड्स में चले जाते हैं, थोड़ा हकीकत की दुनिया में। तो ये मैंने चीज़ें आपको वैसे कुछ बतानी थी। ये देखो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सटर्नल फाइल में कैसे लिखना है और वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं आपको। वेरिएबल्स वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होंगे इससे पहले भी के एक होता है इंटीजर, जैसे ये लेंथ इक्वल टू 16। एक होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये होता है किसी का नाम UMAIR ALI AMIR आमिर, यूं यानी पूरे पूरे जो वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। क्लियर होगी बात? लेकिन याद रखो जावास्क्रिप्ट में इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लैंग्वेज खुद इस चीज़ को एडजस्ट कर लेती है। C++ में आपको बताना पड़ता है ये कौन सा वेरिएबल है कौन सा नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इजी लैंग्वेज बनाई है, ये इसीलिए बनाई है कि जो वेब डेवलपमेंट वाले लोग हैं उनको उनका काम आसान करने के लिए, कि उनको इतनी मसाइल में ना गिरना पड़े, इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट। बस आप सिर्फ वार लिखोगे, वो जो भी होगा वो खुद ही ब्राउजर जज कर लेगा कौन सा है। इसी तरह इसमें अरे भी डिक्लेयर हो सकती है। ये जो तीसरी वाली है ना, ये एक अरे बनाई हुई है, लेकिन अब इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी अरे ज़रूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। और अरे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर भी कोई बात नहीं। इसी तरह से जैसे C++ में ना लोकल वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। जिसको नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, C++ में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या जावास्क्रिप्ट में ना एक चीज होती है, उसे कहते हैं हम फंक्शन। ये भी आप बनाएंगे, फंक्शन तो लाजमी होगा अभी हमारा काम फंक्शंस तक, ठीक है। वो जो फंक्शंस होते हैं ना, उनके अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर कर रहा था, ऐसे फंक्शंस के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वो जो फंक्शंस के अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर तक के लिए ही हैं, यानी बाहर से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे फंक्शन से बाहर निकल के। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं लोकल वेरिएबल्स, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी किसी भी जगह पर उनको एक्सेस किया जा सके। बस फिलहाल बाकी इतना याद रखें, जब जब इनका इस्तेमाल होगा आपको समझ लगती रहेगी। अभी आगे चल रहा हूँ बगैर कोई वक्त जाया किए। इफ एल्स के बारे में आप सबको पता होगा, मेरा ख्याल अब मुझे जी जरूरत नहीं है सर। इसको दोबारा बताने की। यानी अगर किसी को नहीं समझे मैं फिर कहूंगा वो मेरे से अलग से पूछ सकता है। किसी को मसला तो नहीं है इसमें इफ एल्स में? नो नो सर। सर। गुड। तो मैंने वो फॉर लूप तभी आपको बता दिया था, बस आपको पता चल जाए कि ये इस तरह इस्तेमाल होता है। वो देखो इफ, इसी तरह इफ एल्स जैसे आम लैंग्वेजेस में होता है, इसी तरह इफ एल्स इफ ये भी इस्तेमाल होता है, पता है ना, इफ एल्स इफ का भी। इसी तरह स्विच स्टेटमेंट भी आप लोग यूज कर चुके होंगे, C++ में की हुई है स्विच स्टेटमेंट यूज। जी सर। जी सर। बिल्कुल वैसा ही इसका